तो मेल इनफर्टिलिटी के केस में एक और चीज है कि डेफिशिएंसी अगर सेमेन की हो रही है तो क्या वो कंप्लीट डेफिशिएंसी है या रिड्यूस नंबर है। फॉर एग्जाम्पल ओलिगोस्पर्मिया के केस में क्या होता है, डिक्रीज नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ होता है, ठीक है, सेमेन में। स्पर्मेटोजोआ आपका कम हो जाता है सेमेन में ओलिगोस्पर्मिया के केस में। एस्पर्मिया मतलब टोटल एब्सेंस, मतलब कि कंप्लीट लैक ऑफ सेमेन है, ठीक है। फिर आपका हाइपोस्पर्मिया आता है। हाइपो हाइपो मतलब आपका ना वॉल्यूम कम हो रहा है। एक होता है हाइपर, एक होता है हाइपो, ठीक है, इससे आप ध्यान रखना। तो हाइपो में आपका वॉल्यूम कम हो रहा है। किस चीज का? सेमिनल वॉल्यूम। जो सेमिनल वॉल्यूम होता है वो कम हो जा रहा है। फिर आता है आपका एजूस्पर्मिया, जिसमें कि स्पर्म सेल्स आपके नहीं रहते हैं सेमेन के अंदर, या एब्सेंस ऑफ स्पर्म सेल्स। देन टेराटोस्पर्मिया होता है, जिसमें कि स्पर्म जो होता है वो एबनॉर्मल होता है, उसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, ठीक। उसके अलावा आता है एस्थेन जूस्पर्मिया। एस्थेन जूस्पर्मिया में मोटिलिटी क्या होती है आपकी, वो रिड्यूस हो जाती है। यूजुअली जब एज हमारा जो फैक्टर होता है, ये हम देखते हैं कि विद ग्रेजुअली इंक्रीज इन एज हमारा जो स्पर्म का मोटिलिटी है ऑब्वियसली वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो ये चीजें जानना इसलिए जरूरी है। आपके सिलेबस में तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन दिया है, बट अभी मैंने ये चीज आपको इसलिए बताया क्योंकि पेशेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। और दूसरी चीज की ये सारे फैक्टर्स और ये सारे जो डिजीज हैं बहुत ही कॉमन है। तब आते हैं आपके पास जब वो हर जगह से थक चुके होते हैं, हर जगह का ट्रीटमेंट उन्होंने ले लिया होता है कि डॉक्टर मैंने हर चीज ट्राई कर लिया बट अब मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा है। तब उसमें आपको एक अप्रोच बनाना है, और हमेशा याद रखना कि अप्रोच बनाओगे तो अप्रोच पेशेंट के डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग बनाओगे। मतलब जो पेशेंट आपको हिस्ट्री दे रहा है, जो जो प्रॉब्लम्स है उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रीटमेंट प्लान करोगे, ठीक है। सो रीजन जो होता है ऑब्वियसली मल्टीपल होते हैं, ये भी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ये रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स के। सो मैं यही बता रही थी आपको हाइड्रोथेरेपी के बारे में। एंड हाइड्रोथेरेपी फिर आपका एक ऐसा टूल है ना नेचुरोपैथी में, जो एक्चुअल में वर्क करता है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, वो एक्चुअल में वर्क करता है इन द केस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये वर्क करता है अगर आपको पता है कि आपको कौन सा टेम्परेचर और कौन सा वाटर ट्रीटमेंट देना है, देन ओनली। सो मैंने आपको यही बताया था कि कोल्ड हिप बाथ जो होता है फ्रिक्शन के साथ, वो बहुत ही अच्छा होता है पेल्विक फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। इवन अगर हम फीमेल की भी बात करें ना, तो फीमेल के केस में अगर उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो अगर हम उनको मिनिमम 3 महीने का, 3 महीना मिनिमम मैं बता रही हूँ, ठीक है, कि वो आईवीएफ नहीं कराना चाह रही है, क्योंकि आप मॉडर्न डॉक्टर के पास जाओगे, वो सबसे पहले यही बोलते हैं आईवीएफ कराने को अगर आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप जब रिपोर्ट्स देखोगे तो पूरे रिपोर्ट्स आप थॉरोली देखोगे, उसमें देखोगे आप पैरामीटर्स कौन कौन से फ्लक्चुएटेड है। फीमेल के केस में आप फॉलिकुलर टेस्ट कराओगे, हार्मोन्स लेवल्स को चेक करोगे, ठीक है। मेल के केस में मैंने आपको बताया एक स्पर्म एनालिसिस होता है। सो उसके अकॉर्डिंग आप जब प्लान करोगे, डाइट मैंने आपको बता दिया कि अगर मेल का केस है तो उसमें हम जो डाइट देंगे वो रिच ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ई एंड अदर मिनरल्स होगा, जिसमें मैंने आपको, आप देख सकते हो मैंने जो स्क्रीन शेयर किया उसमें कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स देने से क्या क्या बेनिफिट मिलता है। सो कोल्ड हिप बाथ फ्रिक्शन के साथ जब हम देते हैं तो उसका पेल्विक फंक्शनिंग बेटर होता है। उसके अलावा अगर हम पेशेंट को ऑल्टरनेट बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे भी टी पैक्स देते हैं, जो पेल्विक गर्डल पैक्स होता है, ठीक है, 20 मिनट्स के लिए। वो क्या करता है ना, अगर रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शनिंग है तो उसमें बहुत ही बेनिफिशियल होता है, ठीक है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। स्पाइनल स्प्रे, स्पाइनल स्प्रे भी दे सकते हैं, तो उससे क्या होगा ना कि जो हमारे स्पाइनल नर्व्स हैं वो रिजुविनेट होते हैं, प्लस रिलैक्सेशन मिलता है बॉडी को, है ना। देन कोल्ड मैम शावर। व्हाट इज स्पाइनल, मैम सॉरी सॉरी, व्हाट इज स्पाइनल स्प्रे? स्पाइनल स्प्रे क्या होती है? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। स्पाइनल स्प्रे ना आप ऐसे समझो, आम, आपने वो देखा है जेट्स जो होता है वॉशरूम में यूज करते हैं वेस्टर्न, यस मैम। ओके,
लाइकवाइज स्पाइनल स्प्रे में क्या होता है ना, आप समझ लो आपने एक थेरेपिस्ट ने जेट को स्प्रे को होल्ड किया है और वो स्पाइन पर स्प्रे कर रहा है, समझ रहे हो, ओके। स्पाइन पे वाटर को स्प्रे कर रहा है फोर्स के साथ। तो उससे क्या हो रहा है, स्टिमुलेशन हो रहा है, ठीक है। और नर्व्स जो है स्पाइनल नर्व्स, उन पे प्रेशर पड़ रहा है तो रिजुविनेशन हो रहा है। और ये दूसरी चीज की और ये वर्लपूल जैसे बाथ होता है ना, उसी तरह स्पाइनल बाथ्स भी होते हैं। स्पाइनल बाथ्स में भी स्प्रेज लगे रहते हैं जो स्पाइन वाले हिस्से पे क्या करते हैं, पानी का फवारा पड़ता है, वो आपके स्पाइन वाले हिस्से पे ही पड़ता है। डिफरेंट टाइप ऑफ वो होते हैं आपके हाइड्रोथेरेपी के बाथ्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स और के हैं ना, इसमें बहुत सारे हैं। और इसमें आप पानी, जब मैम इसमें पानी नेचुरल ठंडा ना तब होने आप चाहिए कि गर्म होने चाहिए? ये देखो, इसमें बुक में दिया है न्यूट्रल, ठीक है, ओके। बट मैं एडवाइस करती हूँ कोल्ड। कोल्ड न्यूट्रल से ज्यादा अच्छा काम करता है अगर आपको रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है, ओके। ठीक है। अगर केस ऑफ पेन या इन्फ्लेमेशन है या रिलैक्सेशन चाहिए, थकान वगैरह है, तो मैं कहूंगी कि हाँ चलो आप हॉट वाटर ले लो। क्योंकि हॉट हिप बाथ, ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, या सिट्स बाथ अच्छा काम तब करता है जब पाइल्स फिशर और फिस्टुला का पेशेंट है या कोई अब्डोमिनल डिसऑर्डर है। इस चीज को समझो कि जो वार्म या फिर जो न्यूट्रल है ना, वो पानी आपका तब काम अच्छा करेगा हिप बाथ में जब जो पेशेंट है उसको ये प्रॉब्लम्स है, डाइजेस्टिव। बट अगर जो पेशेंट है वो रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर के साथ आ रहा है, तब आपका जो कोल्ड वाटर है वो ज्यादा अच्छा काम करेगा, है ना। क्योंकि वो वाला केस हॉट वाला जो है, जब आप वाटर का वो पढ़ोगे, फंक्शन पढ़ोगे और फीचर्स पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा एनाल्जेसिक होता है, पेन रिलीविंग में काम करता है। जब भी हमारे पास पाइल्स फिशर और फिस्टुला का पेशेंट आता है तो हम उसको बोलते भी है ना, एडवाइस करते हैं कि आप सिट्स बाथ लो। उससे क्या होगा, जो आपका पेन और इन्फ्लेमेशन वो कम होगा, ठीक है। ये चीज होती है। तो कोल्ड क्या करता है, कोल्ड आपका बेसिकली क्या करता है ना कि इन्हांसमेंट करता है, फंक्शन को इम्प्रोवाइज करने का काम करता है। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे आप जब बर्फ पकड़ते हो अपने हाथों में, तो आपके हाथ लाल हो जाते इमीडिएटली, ठीक है। पहले वो बहुत ही ठंडा लगता है, फिर एक मोमेंट के लिए आपको नंब कर देता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है। सेम वे वो क्या करता है ना, जब आप उसको वो वाटर बाथ दे रहे हो, कोल्ड हिप बाथ दे रहे हो, तो पहले क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठंडा ठंडा जब पड़ेगा, उसके बाद वो डायलेट करेगा। और जब वो डायलेटेशन करता है ना, तो बहुत गश ऑफ ब्लड फ्लो आपके बॉडी में वो हो जाता है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक जाता है। तो जहां पे उसका ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें, जहां पे इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो है, वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ठीक है, ये काम करता है। देखो होता क्या है कि जब हम बेडशीट पैक भी देते हैं, ठंडा वाला बेडशीट पैक, हमको पता है कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो एक्चुअल में वार्म होता है, ठीक है, ठंड नहीं रहता, यूजुअली ठंडा नहीं रहता है, वी आर नॉट कोल्ड ब्लडेड। सो उस टाइम पे हम बेडशीट पैक जो देते हैं वो कोल्ड देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जब हम कोल्ड दे रहे हैं तो बॉडी में दो टाइप का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। उसी तरह जब हम इस आइलमेंट में कोल्ड हिप बाथ दे रहे हैं तो हमारे उस जगह पे भी क्या हो रहा है, दो टाइप का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। जब वो होगा तो फटाफट क्या होगा, गर्म ठंडा टेम्परेचर पाके हमारी जो बॉडी है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देगी। तो हम ये चीज अगर कंटिन्यू करेंगे फॉर 3 मंथ्स, तो पेशेंट की जो आइलमेंट है वो धीरे धीरे काफी हद तक कम हो जाएगी। लोगों को इस बारे में पता नहीं है या फिर ज्यादा अवेयर नहीं है, स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें, धीरे धीरे अवेयरनेस फैल रहा है। बट वाटर थेरेपीज जो हैं ये बहुत पुरानी है, सिंस टाइम इमोरियल, ठीक है। वेदास में भी नेचुरोपैथी के बारे में दिया है एंड योगा के बारे में दिया है। एंड महात्मा गांधी पर्सनली इस चीज को प्रोपेगेट करते थे। एंड आपने पढ़ा होगा कि उनकी वाइफ को जो बेबी बॉर्न हुआ था वो थ्रू हाइड्रोथेरेपी किया था। एंड अभी भी उली कांचल एंड निन वगैरह हो गया, यहाँ पे भी अगर बर्थ कराया जाता है, और बहुत लोग क्या करते हैं साउथ में भी, वो इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं हाइड्रोथेरेपी को चाइल्ड डिलीवरी के लिए, है ना। तो ये क्या है कि एक बहुत ही सेफ और इफेक्टिव तरीका है। दवाएं क्या करती हैं कि केवल वो सप्रेशन का काम करती है, बट नेचुरोपैथी क्या करता है, टोटल इरेडिकेशन करता है डिजीज का जो एलिमेंट है। सो कोल्ड वाटर क्या है, हॉट वाटर क्या है, वो डिपेंड करता है आइलमेंट पे। इस केस में स्पाइनल स्प्रे जब हम देंगे तो हम न्यूट्रल या फिर कोल्ड देंगे, और अगर ठंडा वेदर है तो ऑब्वियसली हम न्यूट्रल प्रेफर करेंगे।
फिर दिया हुआ है कि जो शॉर्ट कोल्ड शावर होता है या प्लंज बाथ्स होते हैं, ठीक है, बिफोर गोइंग टू बेड, वो क्या करता है, बूस्ट करता है बॉडी और माइंड को, ठीक है। ये चीज है, इट इज बेटर टू अवॉइड हॉट बाथ्स, दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद मसाज थेरेपी, ये मैंने उस दिन बताया ही था कि इसका डायरेक्ट रोल नहीं है, बट ये रिलैक्सेशन का वो प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम इसको सारे ट्रीटमेंट्स के साथ इसको भी ऐड ऑन करते हैं। और ये भी जरूरी है कि आप कौन सा ऑयल चूज कर रहे हो, ठीक है। अगर पेशेंट मान लो जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, वो बहुत ही थका रहता है, लथार्जी, बिकॉज उसका जॉब 9 to 5 वाला है, हेक्टिक जॉब है, तो आप ऐसा तेल यूज करोगे ना जिससे उसके मसल्स और जॉइंट्स उनको भी आराम मिले, लूजनिंग हो। लाइक महानारायण ऑयल हो गया, या आप पर्सनली कोई ऑयल बनवाना चाहते हो जो वातनाशक पत्तियों से मिलकर बना हुआ है, आप वो यूज कर सकते हो। कैस्टर ऑयल अच्छा है, कैस्टर ऑयल भी अच्छा है, बट इन जनरल कौन सा ऑयल चूज करना है ये डिजीज के सवेरिटी और डिजीज पे डिपेंड करता है। ओके, सो ये चीज का भी आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज की, मान लो कि पेशेंट बस थका है, उसको रिलैक्सेशन चाहिए, तो आप कोई एरोमेटिक ऑयल चूज करो जिसकी जो फ्रेग्रेंस हो ना वो भी अच्छी हो। लवेंडर हो गया या फिर कोई भी एसेंशियल ऑयल हो गए जिनकी अच्छी खुशबू है। और उसके साथ ये भी जरूरी है कि प्रेशर पॉइंट्स हम कौन सा दे रहे हैं मसाज में, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एक्यूपंक्चर में भी ये चीज मैंने आपको बताई थी कि हम जो भी प्रेशर पॉइंट्स देंगे वो अकॉर्डिंग टू द डिजीज देंगे, ठीक है। क्योंकि आपका ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन यही कहता है कि जो किडनी होता है वो स्टोर करता है एसेंस को, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डोमिनेट करते हैं। सो हम उन्हीं पॉइंट्स को या फिर उन्हीं पार्ट्स को चूज करेंगे जो कि उस ब्लॉकेज को रिमूव करेगा टोटली, ठीक है। और उसमें आपके पॉइंट पर ना अंडरलाइंड है कि स्प्लीन और हार्ट और इमोशनल प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो इस डेवलपमेंट के लिए वो है रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि डिबिलिटी होती है वाइटल गेट फायर की, फियर और फ्राइट डैमेज करता है किडनीज, बिकॉज किडनीज के ऊपर जो अड्रीनल ग्लैंड सिचुएटेड होता है वो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है। उसके साथ क्या होता है, लिवर की जो होता है उसका स्टैग्नेशन, ठीक है। उसके अलावा स्प्लीन एंड हार्ट डेफिशिएंसी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो डाउनवर्ड एक्युमुलेशन होता है डैम्पनेस एंड हीट का, मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमारे, उसमें जो भी एक्युमुलेशन हो रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ एक्युमुलेशन हो रहा है। और लास्ट पॉइंट दिया हुआ है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्रॉम ब्लड स्टैटस, ठीक है। मतलब ब्लड जो है वो आपका प्रॉपर फ्लो नहीं कर रहा है, और अगर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रॉपर फ्लो नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी फंक्शनिंग भी प्रॉपर नहीं होगी। तो इन्हीं ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए ये जो मेरिडियंस दिए हुए हैं उनमें हम नीडलिंग करेंगे, जो कि आपके हेड के पॉइंट हो गए, आपके लोअर बैक हो गए, ठीक है। आपका स्प्लीन जो है वो आपके वहां पे आता है, फुट पर आता है, लेग्स पर आता है, लिवर हो गया, रेन पॉइंट हो गया, स्टमक का पॉइंट हो गया और किडनी का पॉइंट हो गया ना। ये सारे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो ये आप रेगुलर बेसिस पे करोगे। जब आप एक्यूपंक्चर करोगे और अगर पेशेंट आपका ऐसा आ रहा है तो आप उसको एटलीस्ट मिनिमम 21 डेज के लिए करोगे। और अगर एक प्रॉपर थॉरो ले रहा है तो आप ऑन एंड ऑफ में कर सकते हो। ऑन एंड ऑफ मतलब कि 21 डेज के लिए आपने ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद आपने बोला कि आप 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद फिर से और फॉलो अप के लिए। बट अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट में इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो क्योंकि आप क्या करोगे कि अगर आपने ट्रीटमेंट प्लान 20 डेज का या 15 डेज का बनाया है, तो उसके बाद आप फिर से उसको चेकअप कराने के लिए एडवाइस करोगे कि उसके पैरामीटर्स जो हैं वो रेंज में कितने आए, उसी अकॉर्डिंग आप डेट को एक्सटेंड करोगे, ठीक है। उसके अलावा आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट हुआ है और अब हम क्या कर सकते हैं कि हम डाइट के साथ ही चीजों को ठीक कर सकते हैं क्योंकि चीजें रेंज में आ गई है, तो हम 21 डेज तक ही करेंगे। अदरवाइज आप उसको 3 मंथ्स के लिए कंटिन्यू करोगे। तो एक्यूपंक्चर पॉइंट्स जो भी हैं, जो अभी मैंने बताया, वो भी आप उनको कम से कम 21 डेज या फिर उससे ज्यादा भी आप उसको एक्सीड कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट। कोई रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर होता है ना, या फिर यूरिनरी ब्लैडर डिसऑर्डर, ठीक है, कि यूरिनरी आपकी क्या है, इनकॉन्टिनेंस है, आपको पेशाब लगा तो आप होल्ड नहीं कर पा रहे हो, आपको अर्ज हो रही है नहीं मुझे इमीडिएटली उसको क्या करना है, वॉशरूम यूज करना है,
है ना, ब्लैडर आपका जो है वो वीक हो गया है, या फिर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे, तो भी हम केगल्स एक्सरसाइज पेशेंट को एडवाइस करते हैं योगा के साथ, मतलब कंपाइल करके। ये क्या करता है ना, आपके मूल बंधास पे काम करता है। उसमें आप क्या करते हैं ना, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को और एक्सक्रीटरी ऑर्गन को आप क्या करते हो, उस पे वर्क करते हो, ठीक है, अपने पेल्विस पे वर्क करते हो, उसके कॉन्ट्रैक्शन पे वर्क करते हो, ठीक है, ताकि क्या हो, उस ऑर्गन का स्ट्रेंथनिंग हो, उस पर्टिकुलर पार्ट का स्ट्रेंथनिंग हो। ओके, तो ये काम होता है। उसके अलावा स्पेसिफिकली अगर बात करें योगा थेरेपी की, तो उसमें मूल बंधा भी रेकमेंड हम करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, आपका जेनाइटल जो सेक्शन है उस पे अवेयरनेस क्रिएट करता है, उस ऑर्गन को क्या करता है, इम्प्रोवाइज करता है, इनहेंस करता है उसके फंक्शनिंग को, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि सेक्सुअल डिजायर भी इंप्रूव होती है, और साथ ही साथ जो सेंसेशंस होते हैं जो इम्पेयर हो जाते हैं वो भी विद टाइम क्या होते हैं, धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। ठीक है, मूल बांधा, जब आपने बांधास पढ़े होंगे, एक बार मैंने आप लोगों को बताया था। सो वो चीज हो गई। उसके अलावा जो जनरल योगासनास है जो हम बता सकते हैं लूजनिंग कराने के बाद, वो आपके हैं कर्णपेड आसन, ठीक है, गोडोहन मुद्रा, महामुद्रा हो गया, पाद अंगुष्ठासन, बड्डकोन आसन हो गया, वज्रासन हो गया, अर्ध मत्स्येंद्र हो गया, ताड़ासन हो गया। उसके अलावा नारी शुद्धि, उज्जयी, कपालभाति, भ्रामरी एंड ऑल, है ना। ये जब भी योगा प्लान करोगे कस्टमाइज वाला, उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप पेशेंट को जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से करोगे, ठीक है। हमेशा याद रखना, बुक्स में बहुत सारे दिए होते हैं, लेकिन ये भी याद रखना कि पेशेंट अगर मल्टीपल प्रॉब्लम्स के साथ आ रहा है तो कौन सा करा सकते हो कौन सा नहीं करा सकते हो, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने षटकर्मास जब पढ़ाया था तब भी मैंने बोला था कि षटकर्मास एक ऐसी चीज है जो सुपरविजन में कराते हैं और हम सबको नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप जब ये प्रॉब्लम्स है जो भी पेशेंट को है उसके अकॉर्डिंग आप योगा प्लान कर रहे हो, तो आपको देखना है कि आप जो योगा प्लान कर रहे हो वो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम है, और जो उनके मल्टीपल प्रॉब्लम्स है उनको भी कवर कर रहा है नहीं। बिकॉज बुक में एक जनरलाइज वो थॉट प्रोसेस दिए रहते हैं ना, वो चीज है। सो ये जो आसनास हैं ये बेसिकली आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे काम करते हैं। और भी बहुत सारे आसन है इसके अलावा। सो ये मोस्टली क्या करते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे काम करते हैं, उनके स्टिमुलेशन पे काम करते हैं। तो ये क्या करता है कि आपका जो फंक्शनिंग है उसको इम्प्रोवाइज करने का काम करता है। लेकिन ये अच्छा काम तभी करेगा जब आपकी प्रॉपर डाइट होगी, उसके साथ आपका डिटॉक्सिफिकेशन चलेगा, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट चलेगा, और साथ ही साथ एक अच्छा स्लीप पैटर्न होगा, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट होगा ओनली। क्योंकि होलिस्टिकली वर्क करता है नेचुरोपैथी। आप अगर ये सोचो कि केवल ही योगा करा दो, हाँ वो करेगा, लेकिन वो तब नहीं करेगा जब आप फॉल्टी डाइट ले रहे हो या फिर आप 24/7 स्ट्रेस ले रहे हो, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सारी चीजों को कंपाइल करके हम पेशेंट को एडवाइस करें। उसके अलावा फॉलो अप दिया हुआ है जिसमें कि दिया है हुआ है कि रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूअस ट्रीटमेंट में बी नीडेड फॉर सम पेशेंट, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप पहले सारे टेस्ट कराओगे, उसमें पैरामीटर्स को मैच करोगे कि पहले क्या था और अब क्या हुआ है। अगर उसको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिला है तब तो ठीक है, उसको आप 3 महीने बाद बुला सकते हो, 1 महीने बाद बुला सकते हो, डिपेंड्स। अगर थोड़ा सा हुआ है तो आप उसको फिर रेगुलर और कॉन्टिन्यू करोगे, थोड़ा एक्सटेंड करोगे। उसके अलावा अलावा कोल्ड हिप बाथ जो मैंने बताया था वो रेगुलरली पेशेंट ले सकता है ट्रीटमेंट के बाद भी। जब आप उसका फॉलो अप बनाओगे, डिस्चार्ज बनाओगे, तो उसमें आप ये चीजें एडवाइस करोगे कि क्या क्या डाइट लेना है, और उसके साथ घर पर हम कौन कौन से नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स इजिली ले सकते हैं, ठीक है। उसके साथ बैलेंस डाइट, ऐसा नहीं कि चलो वो मेरे सेंटर पे आया तभी तक वो हेल्दी डाइट ले रहा है और उसके बाद वो वहां पे गया तो उसने फिर से इनटेक ऑफ फॉल्टी फूड स्टार्ट कर दिया। क्योंकि नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग क्या होता है, एबनॉर्मल लिम्फ एंड ब्लड फ्लो क्या करता है, आपके वाइटालिटी को लोअर करता है, और डिजीज के केस में जब वाइटालिटी लोअर होती है तब क्या होता है, डिजीज के केस में मैंने बोला ना, मतलब डिजीज तब आपकी होती है जब वाइटालिटी आपकी लो होती है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि प्रॉपर इनटेक ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल और न्यूट्रिएंट्स। उसके अलावा रेगुलर योगा एक्सरसाइज भी रेकमेंडेड है। ऑयल मसाज वंस अ वीक इज एडवाइस, या फिर ऑयल मसाज हम ऑल द टाइम ले सकते हैं, मतलब ऑल द टाइम से मतलब कि आप हर दिन ले सकते हो, क्योंकि हेल्दी होता है। और ये केवल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर जिसको है उनके लिए मैं नहीं बता रही हूँ, ये इन जनरल हम भी ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है ना, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, और जितने भी प्रेशर पॉइंट्स हुए हैं ना उनको स्टिमुलेशन करने का
काम करता है, जिसके कारण क्या होता है, टोटल रिलैक्सेशन मिलता है, और जो भी ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड फ्लो होते हैं उनको भी वो इम्प्रोवाइज करने का काम करता है। ये चीजें होती हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा हर्ब्स के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से हम हर्ब्स इसके अलावा दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई आइडिया किसी को भी कि कौन कौन से हर्ब हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं, जनरल हर्ब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए अच्छे हैं? चलो मैं बता देती हूँ। अगर फीमेल हेल्थ की बात करें तो शतावरी बहुत अच्छा होता है, अगर किसी को मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है या रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है। उसके अलावा अश्वगंधा, वेदर इट्स मेल और फीमेल, अश्वगंधा अडेप्टोजेनिक होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेना। तो अगर आपका कॉर्टिजोल लेवल बहुत हाई है तो उसको भी रिड्यूस करने का काम करता है। किसी को स्लीप इश्यूज हैं, ओवरऑल वेलबींग के लिए चाहिए, अश्वगंधा इज वेरी गुड, ठीक है। ये दोनों चीजें, उसके अलावा हम और क्या दे सकते हैं हम पेशेंट को? मैम, मैम मेरे को जितना मालूम है वासलोचन भी शायद दे सकते हैं। क्या? वासलोचन, बम्बू सिलिका। ओके ओके, हाँ दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। इसके अलावा हर्ब्स, देखो हर्ब्स की नॉलेज बहुत जरूरी है, ये मैं बार बार कहूंगी कि डाइट और हर्ब्स की नॉलेज आप बहुत अच्छे से लो, क्योंकि हर डिजीज में डिफरेंट टाइप ऑफ हर्ब्स और डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट चार्ट हम प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया है। तो अभी जैसे मैंने जो नाम लिया, शतावरी हो गया या फिर अश्वगंधा हो गया, तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रोवाइज करने के लिए दिया जाने वाला हर्ब है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम जो हर्ब दे रहे हैं वो किस डिजीज में काम आएगा, है ना। जैसे कि लोग बोलते हैं, लोग मतलब हम खुद पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, अर्जुन की छाल इन द केस ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है। तो हार्ट हेल्थ के लिए हर्ब होता है, हार्ट हेल्थ को इम्प्रोवाइज करने का हाथ काम करता है, ठीक है। त्रिफला की बात करें तो अगर किसी को डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है उसके लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। शुगर का पेशेंट हो गया तो उसके केस में विजय सार हो गया, आपका कुटकी हो गया, चिरायता हो गया, ठीक है। ये सारे जो हर्ब्स हैं बहुत अच्छा काम करते हैं। तो डिजीज के हिसाब से डिफरेंट टाइप ऑफ हर्ब्स हैं, तो उन डिफरेंट टाइप ऑफ हर्ब्स को भी आपको गो थ्रू करना है। अभी तो मैं आपको ये भेज दूंगी, विजय जी से मैं बोल दूंगी, बट आप लोग एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे जिसमें कि आप लोग लिखोगे फूड ग्रुप्स के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में, और किस पेशेंट को हम क्या प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, और स्पेसिफिकली कौन कौन से हर्ब्स ऐसे हैं जो हम उनको दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिजीज, ठीक है। ये चीज है। अगर आयुर्वेद की बात करें, आयुर्वेदा की, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के केस में तो हम पेशेंट को चंद्रप्रभा वटी दे सकते हैं, वो बहुत अच्छा होता है ओवरऑल स्ट्रेंथनिंग के लिए। वसंत कुसुमा रस दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यौवन गोल्ड हो गया, स्वर्ण मासिक भस्म हो गया, अबरक हो गया, है ना, सफाटिका हो गया। ये सारी चीजें भी हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। बट ये आप देखोगे कि प्रॉब्लम कैसी और कितनी है, उसके बाद ये चीजें हम प्रेस्क्राइब करते हैं पेशेंट को। तो जरूरी है एक गुड फिजिशियन का सारे नॉलेज को लिए रहना। अगर आप नेचुरोपैथी के डॉक्टर हो इसका ये मतलब नहीं है आपको मॉडर्न का नॉलेज नहीं होना चाहिए, आपको उसका भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट आपके पास आपको बताएगा कि मैं ये दवाइयां ले रहा हूँ इस प्रॉब्लम के लिए, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि उसका कॉम्पोजिशन क्या है जो भी ले रहा है, ठीक है। तभी आप चीजों को अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। सो एज अ गुड फिजिशियन नेचुरोपैथी की भी नॉलेज रखो, आयुर्वेदा की भी रखो, और उसके साथ साथ मॉडर्न मॉडर्न की नॉलेज। ओके।